हेलो गाइस, दिस इज राघवेंद्र द्विवेदी, लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी ऑफ सुपर ग्रेड्स। और आज हम लोग कुछ मुद्दों पे बात करने वाले हैं। देखो, जब भी हम एग्जाम में बैठने वाले हैं तो बहुत सीधी सी बात है। अगर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करें, बड़ा फंडा क्लियर है कि हम लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब सॉल्व कर पाए, ये हमारी इच्छा होती है। अब ये इच्छा हकीकत में बदले, उसके लिए क्या करें? जवाब है तैयारी करें। उस पूरे सेक्शन में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी करें। तो इसका जो आंसर है वो पूरा डिटेल स्टेप्स में, कैसे तैयारी करना है, किन टॉपिक को पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए किन टॉपिक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कई सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी नई और आपके काम की जानकारी आपको मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर एग्जाम। यहाँ पे आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसका आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है। अब उस एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से हमें पता हो कि भाई क्या आता है। क्यों? लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अपने आप में बहुत वास्ट है। वहां से सब चीजें तुम्हारे एग्जाम में आती हो ये जरूरी नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम में क्या चीजें आती हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से, क्या चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जो हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स हैं जो रेगुलर आते ही आते हैं। इन सब चीजों को आप जान पाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर से। उस एग्जाम के आप इंटरनेट से खंगाल सकते हो, ढूंढ सकते हो और उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करो, है ना। सपोज आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, इंटरनेट पे जाके उनके प्रीवियस ईयर पेपर देखें और वहां से उनका एनालिसिस करें। कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा ही पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कभी पूछे गए हैं, कभी नहीं पूछे गए बट वो एग्जाम का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में तीन कैटेगरी में होता है, जैसे कि एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड विजुअल रीजनिंग, जिसको हम फिगर बेस्ड रीजनिंग भी कहते हैं। कुछ एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग आता है, कुछ में नहीं आता है। कुछ में विजुअल रीजनिंग आता है, कुछ में नहीं आता है। एनालिटिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो कि किन एग्जाम में क्या चीज आती है या नहीं आती है। अच्छा, ये तो हो गई एक स्पेसिफिक एग्जाम की बात। यहाँ पे एक मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप एक एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, मन में रहता है ना कि यार मेरे को तो ये कॉलेज में जाना है, बोलते हैं ना ड्रीम कॉलेज है हमारा। बट एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा हमेशा एक आपको सजेशन रहेगा कि हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी रेडी होना चाहिए। बट प्लान ए पे हमारा 100% फोकस होना चाहिए। प्लान बी को भी हम उतना रेडी करके रखें, बाय चांस इन केस अगर प्लान ए हमारा फेल होता है तो प्लान बी हमारा काम करे। और प्लान बी में भी डिसेंट कॉलेज हो जिससे कि हमारा सपना पूरा हो पाए। तो प्लान ए, जहां पे हमें पूरी ताकत लगा देनी है उस कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि ये कंपटीशन है ना। हजारों बच्चे बैठते हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना। अकेला ऐसा नहीं है कि नहीं हम पूरी तरह से तैयार है तो हमारा हो ही जाएगा सिलेक्शन, या हम मतलब कुछ भी ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स गलत होगा या हमेशा अकेले पॉजिटिव रहना ही सही है। ये दोनों चीजों का मिक्स होना एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। मैंने क्या बोला? प्लान ए आपका 100% क्लियर हो, आपकी पूरी एनर्जी प्लान ए पे जानी चाहिए। जो भी आपका एग्जाम है, जो मेन एग्जाम है उसको हम प्लान ए बोल रहे हैं। प्लान बी, जो कि आपके ऑल्टरनेट एग्जाम्स होंगे, उनमें से एक डिसेंट कॉलेज की एग्जाम के लिए आप जरूर प्रिपरेशन करके रखें, है ना। तो ये एक मेरा पर्सनल सजेशन है अलग से। ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम को आपका पता होना चाहिए। तो अ, उस एग्जाम में ओवरऑल क्या चीजें आती हैं, अगर ये चीज ठीक से पता चल जाएगी तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं उस एग्जाम की। राइट। देखो, एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप देख लीजिएगा तो यहाँ से ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। राइट।
ऑब्वियस है, वहां से ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में अलर्ट सेक्शन से क्या आता है और कितना कितना आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन टॉपिक की एक प्रॉपर लिस्ट बना दो, है ना, कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये चीजें आती हैं, कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आते हैं, क्या वो चीजें आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं सर्च करने से। अगला पॉइंट है कि भाई हाउ टू डू प्रिपरेशन, है ना। और इसमें सबसे पहली बात कि भाई हम जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो पूछे गए होंगे, उनकी पूरी लिस्ट करो, है ना, कि पर्टिकुलर एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, उनकी पूरी लिस्ट करो। उसके बाद आप उनमें से ये देखो, कहीं ना कहीं देखो तैयारी आप कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, कुछ चीजें पढ़ रखी होंगी, कुछ चीजें पढ़ना बाकी होंगी, है ना। तो आप ये पता कर पाएंगे, देख पाएंगे कि जो लिस्ट आपने बनाई है कि पर्टिकुलर एग्जाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये चीजें आती हैं। अब उनमें से हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते हो, जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में या मॉक टेस्ट में आप सॉल्व कर पाते हो। कोई भी टॉपिक अच्छा आना मतलब मॉक टेस्ट में उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं विद इन टाइम विद एक्यूरेसी, उनको हम कंसीडर करते हैं कि वो टॉपिक आपके अच्छे हैं। अंडरस्टैंड। जो टॉपिक लगता है कि मुझे आता है ना, और पेपर में नहीं बनते तो वो तुम्हें नहीं आता। इसको, इस यथार्थ बात को स्वीकार करना सीख लो। जितने जल्दी स्वीकार कर लोगे उतने जल्दी वो टॉपिक तुम्हारा इंप्रूव भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पे तीन चीजें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक्स जो आते हैं वो एक साइड में आपकी लिस्ट डाउन होनी चाहिए। टॉपिक जो आते हैं इसकी मैंने डेफिनेशन क्या दी, ये टॉपिक जब आप टाइम कंस्टेंट हटा दें तब भी आपसे बनते हैं, जब आप प्रेशर में हैं मतलब जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आप उनको विद इन टाइम विद एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाते हैं। वो टॉपिक आप कंसीडर करना है कि वो टॉपिक आपको आते हैं। ठीक है। दूसरा, ऐसे टॉपिक्स जो अभी हमें पढ़ने हैं, जो हमें सीखने हैं, जो हमसे मॉक टेस्ट में नहीं बनते हैं, वो दूसरे टॉपिक हैं। तो ऑब्वियस है कि जब आप देखेंगे तो ये वाले जो टॉपिक का लिस्ट है ये काफी कम रहेगा आपका, है ना। कौन से? इन टॉपिक की लिस्ट आपकी काफी कम रहेगी स्टार्टिंग में, और इन टॉपिक की लिस्ट आपकी काफी ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली इन टॉपिक से एक एक टॉपिक करके आप इस साइड में ट्रांसफर करते चले जाएं। जो टॉपिक अभी आपको पढ़ने हैं एक एक करके पढ़ते चले जाएं, और इधर उनकी लिस्ट लंबी करते चले जाएं। लॉजिक क्लियर है? इन सब में जो हम बहुत पहले पढ़ चुके टॉपिक हैं उनको भूलने का डर होता है। तो उस डर को खत्म करने के लिए हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है कि हम हर एक चीज का एक रिवीजन प्लान बनाएं। मेक श्योर कि एक वीक में हमारा फिक्स टाइम होना चाहिए कि हमें रिवीजन करने हैं। एक दो दिन ऐसे एटलीस्ट आप रखो अपने पास कि जिनमें सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए प्रॉपर। हर एक चीज टिल डेट आप जो पढ़ चुके हैं वो हर चीज आपकी रेडी होनी चाहिए। अगर मान लो कल के दिन एग्जाम है तब भी आप बिल्कुल क्लियर बोल पाओ कॉन्फिडेंस के साथ, सर हम रेडी हैं, तैयार हैं बिल्कुल एग्जाम देने के लिए। इस लेवल के हमारे रिवीजन होने चाहिए हर एक टॉपिक से, इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट का भी ये होना चाहिए, राइट। सो मोटे तौर पे देखा जाए कुछ ऐसी टॉपिक की लिस्ट होगी प्रेजेंट में आज की डेट में आपकी कि जो तुम्हें आते हैं ये बना लो, एंड कुछ ऐसी लिस्ट होगी जो तुम्हें नहीं आते हैं, जो अभी तुम्हें सीखने हैं। उनको एक एक करके टारगेट सेट करते चले जाओ कि भाई एक दिन में, दो दिन में, या एक वीक में हम ये दो टॉपिक या एक टॉपिक हम कवर कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, सब जगह से कर लेंगे जहां जहां से पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ना चाहिए जो भी सोर्स आप यूज करो इंपॉर्टेंट है, उस सोर्स को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रिवाइज जरूर करो। कुछ भी जनरली जैसे हम लोग बच्चों को सुपर ग्रेड्स में जब बैचेज में पढ़ाते हैं तो बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि जो बुकलेट्स हम देते हैं उनका नाम है SSM, सुपर स्टडी मटेरियल। हर एक चीज उसमें लॉजिकल रीजनिंग की हम लोगों ने कवर कर रखी है, हर एक सब्जेक्ट की बुकलेट्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जनरली हम अपने जो बैचेज में स्टूडेंट्स हैं उनको ये सजेशन देते हैं और ये करने के लिए कहते हैं कि भाई बुकलेट से आप एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करें। अच्छा, कोई बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं, जनरली बड़ी स्टैंडर्ड बुक है RS अग्रवाल, है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ऑलमोस्ट आपकी हर एग्जाम में हर चीज कवर कर देती है ये बुक लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से, है ना। तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। यहां से भी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट ये करो कि 2-3 बार आप उसको पढ़ लो, क्योंकि कहीं भी किसी भी एक सोर्स को अगर आपने एक बार पढ़ा और उसको बाद में कभी नहीं पढ़ा तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि हमें रिवीजन की बहुत आवश्यकता होती है। और मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूं, एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट, कम से कम। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम मैं बोल रहा हूं कि 3 बार होना चाहिए। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आपके एक एक करके हो सकता है इनिशियली आपको टॉपिक 0 आते हो, और यहाँ पे बहुत सारे n नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपको अभी पढ़ने हैं। तो एक एक करके n नंबर टॉपिक में से यहाँ पे आप कन्वर्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ n-1 बचेगा। फिर और चला जाएगा तो यहाँ 2 टॉपिक आपके रेडी हो चुके होंगे, फिर यहाँ n-2 टॉपिक बचे होंगे। करते करते यहाँ पे आपके पूरे n टॉपिक रेडी हो चुके होंगे और इधर 0 हो गया होगा। और इन सब चीजों को जो हम बहुत पुराना पढ़ चुके हैं, इन सबको कवर करने के लिए हम प्रॉपर रिवीजन प्लान बनाए। ये इतना कर लेना, इतना कर लिया ना, तो आप हमेशा रेडी रहेंगे, हर एक टॉपिक के साथ हमेशा तरोताजा रहेंगे। कभी भी टेस्ट हो जाए आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। इससे भी ज्यादा अब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आते हैं, मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, और ये पीपीटी स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। इस पे आप जरूर गौर करिएगा। मैंने हेडिंग डाली है, क्या, किस टॉपिक को कितना और कैसे पढ़ें। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं अपने फैकल्टी से। तो मैंने देखो यहाँ पे आईपीएम इंदौर के लिए थोड़ा अलग लेके रखा है। किसको? लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से आईपीएम इंदौर में क्या चीजें आ सकती हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर होगा आपके लिए कि लॉजिकल रीजनिंग आईपीएम इंदौर में आप बात कर रहे हैं सर। बिकॉज आपको ये पता होगा कि आईपीएम इंदौर में जो सेक्शन है वो सिर्फ 2 सेक्शन है। एक मैथ्स की हम बात करें और एक इंग्लिश की हम बात करें, ये 2 सेक्शन है। रीजनिंग तो है नहीं। बट आपको मैं बता दूं कि मैथ सेक्शन में एलआर के कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी देखे गए हैं, आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी देखे जाने के चांसेस हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सजेशन दूंगा कि कुछ टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। जैसे 2021 आईपीमैट इंदौर ने 2021 में ही एक 5 क्वेश्चन का सेट पूछा था। वो बेसिकली लॉजिक बेस्ड डीआई था। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको कैट की किसी भी बुक में मिल जाएंगे, अरुण शर्मा वगैरह में ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ढूंढ सकते हैं वहां से, कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगा, ऐसे डीआई होंगे जिनमें लॉजिक भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वहां कुछ जैसे फॉर एग्जांपल गेम से रिलेटेड जो टेबल्स गिवन होंगी और गेम्स के रूल्स गिवन होंगे, तो रूल्स को सॉल्व करना, उनको समझना और लॉजिक अप्लाई करना हो गया, और उन गेम्स के अकॉर्डिंग आंसर करना, उन गिवन टेबल के अकॉर्डिंग आंसर करना। वो पूरा डीआई कम लॉजिकल रीजनिंग मिक्स रहता है, वो उस तरह के क्वेश्चंस। कैट में भी प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि पेपर में मिले हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लॉजिक बेस्ड डीआई, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी का पार्ट होना चाहिए। जनरली एक सेट 5 क्वेश्चंस का यहाँ आपको आईपीएम इंदौर में देखने मिलता है, ठीक है। या फिर आप देखोगे क्वांटिटेटिव या अरिथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। ऐसे कि जो रीजनिंग का मैथ्स है ना, लॉजिक और मैथ्स दोनों एप्लीकेबल रहता है उनमें। या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, डीआई के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखे गए हैं। एक जनरली सेट 5 क्वेश्चंस का वहां मिलता है आपको। या फिर ये भी मिल सकते हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में, डेटा अरेंजमेंट्स, डेटा अरेंजमेंट्स, ठीक है। मैथ्स ओरिएंटेड डेटा अरेंजमेंट्स, डेटा सफिशिएंसी भी आने का चांस रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आईपीएम इंदौर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। आईपीएम स्पेसिफिक बुक्स भी हैं, हम लोग भी यहाँ पे अपनी क्लासेस में सीट्स की हेल्प से बच्चों को ये मटेरियल देते हैं, ठीक है। बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम जिनमें कुछ ऐसे टॉपिक जो अदर देन आईपीएम इंदौर आते हैं, है ना। उनमें भी मैंने 2 कैटेगरी बांट के रखी हैं, और इन दोनों कैटेगरी का भी एक प्रॉपर एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 अलग अलग टाइप मैंने क्यों बना के रखे हैं टॉपिक्स के। देखो, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि राइट साइड में जो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि कभी भी पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं देते कि आप सॉल्व कर भी पाते हैं, या फिर टाइम टेकिंग है, ठीक है। क्या बोला मैंने? टाइम टेकिंग है। ये अलग से मैंने टॉपिक इसलिए भी लिख रखे हैं कि किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में, अगर आप
पेपर लिख रहे हैं, किसी एग्जाम को लिख रहे हैं, तो होगा क्या कि एलआर सेक्शन से इन टॉपिक को आप स्टार्टिंग में सॉल्व ना करें, इसलिए भी मैंने इन टॉपिक को अलग से लिख रखा है। ये टॉपिक बिल्कुल बाद में सॉल्व होने चाहिए आपके। क्यों? पहले फिल्टर करके इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, तो आप फायदे में रहेंगे। अदरवाइज तो ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं, और पता चला अगर स्टार्टिंग में हमने इस तरह के क्वेश्चंस को ले लिया, अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग से है, इनपुट आउटपुट से है, सीरीज से है, या पजल है, या डेटा अरेंजमेंट है, तो वो हमारा टाइम कंज्यूम कर सकता है। स्पेशली डेटा अरेंजमेंट हो गया, है ना। अब जैसे सीरीज है, सीरीज हो गया, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, इन तीनों टॉपिक का क्या है भाई, इनका एक लॉजिक रहता है जो हिडन होता है, जिसको आपको डिकोड करना पड़ता है। अब उस लॉजिक को डिकोड करने में अनसर्टेन टाइम रहता है। अगर आपकी प्रैक्टिस और आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, देन हिट करने के चांस ज्यादा है कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को हिट कर पाए, सॉल्व कर पाए। अदरवाइज तो क्या होगा, हिट नहीं हुआ तो वो टाइम खराब हो जाएगा। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग में सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करते हैं, है ना। इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं और बाद में फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? बाकी का जो दूसरा मैंने बताया, यहां से स्टार्ट करते हैं। सिलॉजिज्म से लेके बाकी जितनी भी आप पूरी लिस्ट देख पा रहे हैं नीचे तक, ये ऐसे टॉपिक हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम का पार्ट हैं। कोई सा भी आप एग्जाम उठा लो, चाहे आप आईपीएम रोहतक ले लो, है ना, चाहे आप जिपमेट ले लो, चाहे आप ड्यूजेट ले लो, है ना। ड्यूजेट 2022 के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आने वाले नोटिफिकेशन वगैरह से पता चलेगा। अगर नहीं हुआ तो सीयूसीटी होगा, है ना। तो वो एक चीज है भाई, अगर सीयूसीटी हुआ तब भी आता है, ड्यूजेट हुआ तब भी ये टॉपिक आते हैं। ठीक है। एनपेट हो गया, सीयूईटी हो गया, सेट हो गया, हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप उठा लो जो ऑल्टरनेट कैरियर के लिए आपके लिए रहती है, उन सब में ये ऐसे टॉपिक हैं जो आने ही आने हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो अलग कलर में लिख रखे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग और विजुअल रीजनिंग। इनके सब टॉपिक भी रहते हैं। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग में सब टॉपिक होते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, कॉजेज एंड फैक्ट्स, है ना। इस तरह से बहुत सारे सब टॉपिक रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और ये वाला जो पार्ट रहता है, वो ये मान के चलो आप 15 to 20% कवर करता है किसी भी पेपर में। ऑल्टरनेट जितने भी एग्जाम है, मैंने जितना एनालिसिस किया है सभी पेपर का, 15 to 20% ये कवर करते हैं। जैसे आईपीएम रोहतक की अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, 40 क्वेश्चंस आईपीएम रोहतक में आते हैं एलआर सेक्शन से। तो इन 40 क्वेश्चंस में लगभग लगभग 6 to 8 क्वेश्चंस आप देखेंगे कि इन दोनों टॉपिक से आते हैं, है ना, क्रिटिकल रीजनिंग एंड विजुअल रीजनिंग से। अब विजुअल रीजनिंग क्या होता है? फिगर बेस्ड रीजनिंग होता है, और इसमें जैसे वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, डाइसेस के क्वेश्चंस हो गए, है ना, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन। तो फिगर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं, मिसिंग नंबर फाइंड करना, मिसिंग नंबर फाइंड करना मतलब कुछ ऐसे रहेगा कि सपोज सर्कल बना दिया उन्होंने, है ना, सर्कल में 4-5 पार्ट बना दिए, है ना, यहाँ पे कुछ नंबर गिवन है, यहाँ पे कुछ नंबर गिवन है, हर जगह कुछ नंबर गिवन है, एक जगह बस मिसिंग कर दिया, तो बताओ यहाँ मिसिंग नंबर क्या आएगा। या स्क्वायर या रेक्टेंगल में उन्होंने बाकी जगह नंबर दे दिए, एक जगह मिस कर दिया, तो बताओ नंबर क्या आएगा। तो ये फिगर बेस्ड मिसिंग नंबर होता है ना। ये चीज भी आती है। कुल मिला के ये जो पार्ट है, यहाँ से आपको लगभग लगभग 15-20% पेपर का मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो बचा हुआ है, जो टॉप पे मैंने लिख रखे हैं व्हाइट कलर में, ये पूरे टॉपिक आपका एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन का रहता है, और ये ऑलमोस्ट ये मान के चलो 80 to 85 90% तक कवर करता है ये किसी भी एग्जाम में, है ना। तो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हर एक टॉपिक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सिलॉजिज्म में कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और रेगुलर आने वाला टॉपिक है। मतलब सिलॉजिज्म लॉजिकल रीजनिंग का एक सिनोनिम हो गया है एग्जाम्स के लिए। एग्जाम में अगर लॉजिकल रीजनिंग आता है, तो सिलॉजिज्म आना 100% तय है, ये मानो आप। ऐसा ऐसा मतलब ना के बराबर चांस है कि सिलॉजिज्म एग्जाम में ना आए, या उल्टा कहें कि सिलॉजिज्म आना पक्का है, एग्जाम में आना तय है किसी भी एग्जाम में अगर एल आ रहा है तो। ठीक है। बाकी बड़े जनरल से टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटीज, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चंस, एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बड़े इजी से क्वेश्चन है, एनपेट में स्पेसिफिक 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है एनपेट का भी, वहाँ पे पूछे जाते हैं, आईपीएम रोहतक में भी। ठीक है। इस तरह से। अच्छा, एक और
टॉपिक है जो डेटा सफिशिएंसी है। डेटा सफिशिएंसी ऑलमोस्ट हर एग्जाम का पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना, ऑफ योर एग्जाम। डेटा सफिशिएंसी बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन को पूछने के तरीके हैं। तो जितने भी आप यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे हैं ना, हर टॉपिक के क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पजल क्यों ना हो। पजल भी डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछी जा सकती है। दैट्स वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डेटा सफिशिएंसी, है ना, एग्जाम्स के लिए एक रेगुलर पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है? एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाई कुछ ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कॉलेज में कोई रिक्रूटमेंट पैनल आता है स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और कुछ कंडीशन रखता है वो, है ना। तो कुछ कंडीशंस जो रखता है रिक्रूटमेंट पैनल, उन कंडीशन को अगर कोई कैंडिडेट फुलफिल करेगा तो वो सिलेक्ट हो जाता है, नहीं करेगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंगली और दो तीन ऑप्शन रहते हैं। वो क्या होता है, प्री डिफाइंड कुछ कंडीशन होती हैं, कैंडिडेट अगर उनको फुलफिल करता है तो सिलेक्ट होता है, नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन भी गिवन होती है और ऑप्शन भी गिवन होते हैं और डेटा गिवन होता है। एज अ क्वेश्चन किसी एक कैंडिडेट का डेटा गिवन होगा कि ये वाला डेटा इस कैंडिडेट का है। फिर हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है कि जो गिवन कंडीशन है और जो कैंडिडेट का क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना, वो मैच कर पा रहा है, कितना मैच कर पा रहा है, क्या नहीं है। अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन टिक करते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं कैंडिडेट की, राइट। अल्फाबेट टेस्ट और नंबर टेस्ट या अल्फा न्यूमेरिक सिंबल टेस्ट से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, इजी टॉपिक है काफी। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लॉजिकल रीजनिंग में आता तो है, बट मोर ऑन योर जनरल अवेयरनेस बेस्ड। ये आपकी जनरल अवेयरनेस बेस्ड टॉपिक है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉजी मींस सिमिलैरिटी एंड क्लासिफिकेशन इज डिससिमिलैरिटी, ऑड वन आउट पता करना, ठीक है। तो ये यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। मिसिंग नंबर इन फिगर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस, है ना। यहीं से रिलेटेड टॉपिक है वेन डायग्राम। तो यहाँ से भी एक 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 क्वेश्चन ये मान के चलो कभी कभी एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है? एक एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसमें नंबर होंगे और कुछ ऑपरेटर होंगे, और हमें उसके बेस पर कोडेड गिवन रहता है, ये सब कुछ हमें आंसर करना रहता है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगी बेसिकली। बाकी ये टॉपिक आप जानते ही, पजल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पजल्स, डेटा अरेंजमेंट्स, है ना। तो डेटा अरेंजमेंट्स एक एग्जाम का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो आप 10 to 15% तो अकेला डेटा अरेंजमेंट कवर कर जाता है, इनफैक्ट कई बार ज्यादा, कई बार ज्यादा, है ना, कई बार ज्यादा। 20 या इवन कई बार बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 25% तक, है ना, मोटे तौर पे कहें 15 से 25% तक आपका डेटा अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बड़ा वेरी करता है ये, है ना। सीरीज बड़ा स्टैंडर्ड सा और बहुत जाना पहचाना सा टॉपिक होता है। कोडिंग डिकोडिंग भी, है ना। इनपुट आउटपुट जनरली बच्चों के लिए नया होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट या रादर लेंथी होता है ये, है ना। तो ये अपने आप में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम का पार्ट होते हैं, जैसे इनपुट एंड आउटपुट आईपीएम रोहतक में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये टॉपिक का एक बेसिक सा मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस टॉपिक को कैसे कितना पढ़ना चाहिए, एक रिलेवेंस मैंने आपकी बताई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें। मैंने पहले आपकी क्या बात कर दी कि भाई आपके हर चीजें रेडी होनी चाहिए, किसको कैसे कितना पढ़ना है इसके बारे में भी बात कर लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भैया अपन को ये पता हो, हर मोमेंट पे हर दिन आपको पता हो कि हम कितने पानी में हैं। तो इसके लिए अपने आप को टेस्ट करते रहिए। एक तो कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा आप कैसे भी करके कुछ क्वेश्चंस का बंच बना के, कुछ लेट्स से कि आपने फॉर एग्जांपल सिलॉजिज्म का 10 क्वेश्चंस का एक खुद से ही सेट बना लिया, डिसाइड कर लिया, और फिर उसको देना चालू कर दिए, और ये चेक किया कि आउट ऑफ 10 आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। ये आपको आपने चेक कर लिया, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितना टाइम लगा, इन सब चीजों को खुद आपने टेस्ट कर लिया। तो हर चीज टेस्ट करते रहो। किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा है यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, टाइप बना लो एज अ टेस्ट और उसको दे दो। टेस्ट प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल होते हैं, अलग अलग पोर्टल के भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती हैं। सुपर ग्रेड्स टेस्ट सीरीज देता है ना। सुपर ग्रेड्स में जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको तो टॉपिक टेस्ट हो गया, पैट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल टेस्ट, आई मॉक हो गया, इंटरनल मॉक
फिर मॉक्स होते हैं, हर एक एग्जाम के अलग अलग मॉक्स होते हैं। मतलब एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ टेस्ट हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। बच्चे अपने आप से उनको टेस्ट करते रहते हैं, अपना इंप्रूवमेंट देखते रहते हैं और ये पता करते रहते हैं कि भैया हम कितने पानी में हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, हम कितने पानी में हैं। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा तो हम दिक्कत में हैं, ये मान के चलना। और एक एक और मैं आपको सजेशन दूं, अगर हम टेस्ट देने से कतरा रहे हैं तो यकीन मानना हम अभी एग्जाम में पास होने से तो बहुत दूर है। क्या बोला? अगर हमारा मन अंदर से कतरा रहा है टेस्ट देने से, तो यकीन मानना हम सक्सेस से बहुत दूर हैं। जस्ट इसका उल्टा कर दो आप, टेस्ट इतना दो तो अपने आप मन में फील होने लगेगा हमारा सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन के लिए एग्जाम हमें बाद में लिखना पड़ता है, हमारे आज के क्रियाकलाप ही हमारा सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। एग्जाम के दिन तो हम सिर्फ फॉर्मेलिटीज करने जाते हैं, वहां पे टिक मार्क करने जाते हैं। आज हम जो कर्म कर रहे हैं ना बैठ के, जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना चीजों को लर्न कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमें करना चाहिए, जो चीजें करना चाहिए वैसा कर रहे हैं, वो आज की चीजें डिसाइड करती हैं हमारे सिलेक्शन को। सिलेक्शन एग्जाम के वो 2 घंटे या 1.5 घंटे का बैठा हुआ टाइम डिसाइड नहीं करता है सिलेक्शन को। वो सिर्फ एक माध्यम है कि हम पूरे साल भर की मेहनत उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम ठीक से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक से हमारी रैंक आ जाएगी। वो हम ठीक से तब रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को जब हम यहाँ पे आज के दिन प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, ढंग से जैसा पढ़ना है और जो हमारा टारगेट है वैसा हम करना चालू करेंगे, देन ओनली हमारा सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। अदरवाइज तो हमें क्या हो जाएगा? भटकान। कंपटीशन है, क्यों? हजारों स्टूडेंट्स हैं और सीट्स कुछ सीट्स हैं, बहुत रेशियो का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। इसीलिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। क्या बोला? सतत प्रयास। कंटिन्यूटी इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर कंपटीशन। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जो भी करो आप, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंपटीशन का दूसरा ही नाम है कंसिस्टेंसी, ध्यान रखना। जिसकी जितनी निरंतरता है, जितनी रेगुलरिटी है, वही सक्सेस हो पाता है। होता क्या है यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या चीज कितनी आती है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक गिवन टाइम में आपको सही से आती है कि नहीं आती है वो चीज। गिवन टाइम में आप एक्यूरेट और स्पीड के साथ चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बात उसकी है। कॉम्पिटिशन उस चीज का है, अंडरस्टैंड? तो जो सतत रहेगा उसकी प्रैक्टिस, उसका हैंड प्रॉपर सॉल्यूशंस पे बना रहेगा और वो सही से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा उन गिवन 2 आवर्स में। फाइन। तो ये आपको जानना जरूरी है। अगेन मैं कहूं कि आप कितने पानी में हैं, इसको रेगुलर वॉच करते रहिएगा। और ये आपको किस चीज पे, आप कितने पानी में हैं, ये चीज आपको लौट के कहां लेके मजबूर करेगी? आपको इस पेज पे। नहीं आता है तो टॉपिक तैयार करो, कमजोरी पड़ रही है, स्पीड एक्यूरेसी की दिक्कत है तो रिवीजन करो। ये यहाँ पे आपको दोबारा से लेके खड़ा कर देगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। कुछ नई चीजें जान लेते हैं। द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। एज अ स्टूडेंट जब मैं पढ़ता था, टिल डेट, एज अ फैकल्टी जब मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मॉक टेस्ट का देने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? 3 लेवल में। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। 3 लेवल में पेपर दीजिए, या लेवल की जगह हम कहें फेज। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। फेज 1 में हम क्या करेंगे? किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी फाइनल एग्जाम में भी अगर हम बैठ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग को लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा भी, फेज 1 में हम क्या करें? फेज 1 में लेट से फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं जिसमें एलआर के 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप क्या करेंगे? फेज 1 में 40 क्वेश्चन, 1 से लेके 40 तक, स्टार्टिंग से ऐसे मत करो बस सॉल्व करना चालू कर दो, नहीं। आप जो भी इजी क्वेश्चंस हैं, जो भी इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ उनको ढूंढोगे 1 से लेके 40 तक और उन्हीं को सॉल्व करोगे। अप्रोक्स 50% ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं जो इजी होते हैं। मतलब हमारा काफी काम यहाँ पे हो चुका होता है। इतना अगर हमने मान लो, थोड़ा थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हमने 15-20 क्वेश्चन, 15-18 क्वेश्चन भी करेक्ट
टिक कर दिए और आपको ये आत्मा में पता है कि यार अपन ने करेक्ट सॉलिड टिक किए हैं, मान लो 18 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको कंफर्म पता है यार ये 18 क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉलिड गए हमारे, आउट ऑफ 40 18 तो बिल्कुल क्लियर है। अब आप ये देखो, अब आपके पास 40 क्वेश्चंस नहीं है, आप 18 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस से सॉल्व करके टिक कर चुके हैं। अब और ये जो 18 क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि बहुत इजी लेवल के होते हैं, या 15 या 18 जो भी होंगे, बहुत इजी लेवल के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में। अब ये क्वेश्चन जो 18 क्वेश्चंस हैं, ये ढूंढना अपने आप में चैलेंज होता है। क्यों? वो 1 से लेके 40 तक वो कहीं भी सेट होंगे। पता चला स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पता चला स्टार्टिंग में इजी भी हो सकते हैं, मॉडरेट लेवल की भी हो सकते हैं। तो 1 से लेके लास्ट तक आप उनको ढूंढो, वो कहां कहां पर है। आप किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में अटक मत जाओ, फर्स्ट फेज में किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में अटक मत जाओ। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चंस ढूंढो, सॉल्व करो 1 से लेके 40 तक, फिर दोबारा से आओ, और जिसको हम बोल रहे हैं फेज 2, सेकंड राउंड है ये, दिस इज सेकंड राउंड। ठीक है? सेकंड राउंड में हम क्या करने वाले हैं, अगेन 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन हम स्कैन कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो हमें पता है। फिर हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं उनमें से ये चेक करो कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो डुएबल है। आपको कॉन्फिडेंस है कि ये डुएबल है, बट हमें पेन पेपर प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा। बट वो विद इन टाइम बन जाएंगे, वो डुएबल है। उनका टाइम का एस्टिमेट भी आपको क्लियर है कि यार इस क्वेश्चन में लगभग इतना ही टाइम जाएगा और ये डुएबल है, कर लेंगे अपन। तो उनमें से भी फर्दर ये सिलेक्ट करो कि पहले कौन सा किया जाए। ठीक है? मतलब अब क्या हम देखें, अब मॉडरेट लेवल के या मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो उनमें जो, देखो सब चीजें डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, तो उनमें जो कम डिफिकल्ट है उसको पहले सॉल्व करो। फंडा क्लियर है ना? तो इस तरह से हमें उनका ऑर्डर फिर से देखना है, तो बचे हुए क्वेश्चंस फिर से सेकंड राउंड मारो और उनको छांट के सॉल्व करते जाओ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आता यार, या तो वो अननोन टाइप होते हैं, या फिर वो ऐसे टॉपिक से होते हैं जो जनरली लेंथी होता है, या बहुत ज्यादा टाइम खराब कर सकता है, रिस्की होता है। जनरली कई कई ऐसे डेटा अरेंजमेंट होते हैं जो रिस्की होते हैं, तुम्हारा टाइम भी खा जाएंगे, पता चला टाइम में बने भी नहीं, और वो 8-10 मिनट गए भी और कुछ उससे लेके अपन हासिल भी नहीं कर पाए। तो हमारे लिए रिस्क होता है बहुत बड़ा। तो मतलब वो ऐसी चीजें कुछ एक जो आपको रिस्की लग रही है, टाइम टेकिंग लग रही है, जो अंदर से नहीं आ रहा ना यार, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि उसको अगर अटेम्प्ट किया तो अपन लेके आ ही पाएंगे, वो फेज 3 में सॉल्व करना है, थर्ड राउंड में। मतलब सेक्शन का टाइम जितना भी, एलआर सेक्शन के लिए एक टाइम लिमिट आपने बना के रखी है, उसी टाइम लिमिट में आपको ये तीनों फेज 1, 2, 3 फिनिश कर देने हैं। फेज 1 में बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फेज 2 थोड़ा सा आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और अगर टाइम रहते आपने बहुत सारी चीजें कर ली और थोड़ा बहुत टाइम बचा पाए, तो फेज 3 जो कि लैंग्दी होते हैं या कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं या जिनमें थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और इस बात का ध्यान रखो कि आपके सेक्शन की टाइम लिमिट क्रॉस ना हो। मतलब कि ऐसा मत करो कि मतलब एक चीज को करते करते आप इतना खो गए, पता चला कि दूसरे सेक्शन की भी क्वेश्चन कर सकते थे, उसको नहीं किया अपन, इसी में खो गए। ठीक है? तो ये चीज का विशेष ध्यान रहना पड़ेगा, कब? जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तब। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बताई कि अगर आपके पास सपोज 40 क्वेश्चंस का सेक्शन में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी मॉक में, किसी एग्जाम में 40 क्वेश्चन एलआर के हैं, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 40 तक ढूंढ लोगे। इजी क्वेश्चन जहां पर भी हो, वो लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, मतलब उनको ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर दो। 12, 15, 18 जो भी इजी क्वेश्चन मिले फर्स्ट राउंड में उनको सॉल्व करो। फिर सेकंड राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, फिर ये देखो कि कौन कौन से हैं जो थोड़ा सा 100% आपको कॉन्फिडेंस है कि हम कर ही लेंगे, बट थोड़ा सा पेन पेपर उठा के काम करना पड़ेगा तरीके से, तो उनको उठाओ। और तीसरे राउंड में फिर से ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हें लगते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, या अननोन पैटर्न नहीं आ गया, उनको लास्ट के लिए रखो। और उनके लिए भी टाइम बचाने की कोशिश करो ताकि उन पे आप देख पाओ, और उनमें भी फिर सिलेक्शन करो कि हम कौन सा करें जिससे कि हमारा हिट करने का चांस ज्यादा हो, वो बन जाए। समझ रहे ना? ये पूरा हमारा मॉक को अटेम्प्ट करने का तरीका है। अंडरस्टैंड? अब हमने मॉक भी दे लिया, अच्छे से मॉक दे लिया। अब चूंकि मॉक हम प्रेशर में देते हैं, कम समय में बहुत सारी चीजें करनी होती है ना,
तो बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का। कई बार हम बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में गलतियां बहुत सारी करते हैं। और ये आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर टेस्ट सीरीज लिखते होंगे और लिखेंगे, तो अलग अलग मॉक में अलग अलग तरह की गलतियां होती हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं जो ऑलमोस्ट हमेशा होती हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करें? जवाब है कि भाई मॉक एनालिसिस कैसे करें, है ना। उसके लिए क्या करें? तो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि हमें एक मॉक एनालिसिस डायरी बनानी है। डायरी मतलब एक रजिस्टर बना लेना। उसमें क्या करोगे? जो भी टेस्ट दे रहे हो, जो भी मॉक टेस्ट लिख रहे हो, हर एक चीज का एक आउटकम, एक टेक अवे शीट होनी चाहिए, वो एक टेक अवे पेज होना चाहिए कि भाई इस मॉक से हमने ये गलतियां करी, ये अच्छी चीज करी। मोस्टली जो तुम्हारी कॉमन मिस्टेक्स हैं वो तुम्हारी लिखी होनी चाहिए। अब उसमें बिल्कुल पोथी पन्ना मत लिखते चले जाना, नहीं नहीं पता चला कि 2 घंटे का मॉक था और अपन 2.5 घंटे मॉक एनालिसिस डायरी लिख रहे हैं, सजा सजा के काले नीले हरे पेन से। कोई नहीं देखने वाला, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, डिटेल बहुत ज्यादा नहीं। अंडरस्टैंड? हाँ। तो क्या करना है भाई? एक मॉक एनालिसिस डायरी जिसमें कि किस तरह की गलतियां हुई हैं, ये मॉक एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा, है ना। पूरा मॉक एनालिसिस करोगे, कैसे करोगे वो मैं अभी बता रहा हूँ। मॉक एनालिसिस डायरी बनाओगे, कॉमन मिस्टेक्स, और ये टारगेट रखोगे कि अगला मॉक जो लिखते हैं उसमें ये कॉमन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 तरह की चीजें बताई। एक तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जनरली हम करते ही करते हैं हमेशा, तो उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगला मौका आएगा तो उस तरह की मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ठीक है। तरह तरह की गलतियां होती हैं। कभी पता चला कि हमारा आंसर तो आ गया, हम कुछ का कुछ ऑप्शन टिक कर गए। कई बार क्या होता है कि हमें इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन में जो डेटा दिया था उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था हम वो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाए, कुछ का कुछ समझ गए और आंसर उसके चक्कर में कुछ का कुछ दे गए, क्योंकि आंसर ऑप्शन में तो मिलते हैं। ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए, कुछ का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक से इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए, कुछ का कुछ समझ के कर गए चीजें, है ना। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक, कुछ कैंडिडेट की स्पेसिफिक मिस्टेक्स होती हैं कि भाई वो एक ऐसी मिस्टेक तो करते ही करता है, तो उनको हमें ध्यान से देखना है। और हमेशा हर एक मौके में कुछ ना कुछ नई मिस्टेक होती रहती है, तो उनको भी आप लिखते चलें। कुल मिला के मॉक एनालिसिस डायरी आपको बनानी है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो 3 ही चांद है, चलो एक और बना देते हैं, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है ना। तो ये भूलना मत बस, ये मेरी तरफ से आपको पर्सनल सजेशन है ना। अब बात करते हैं कि मॉक एनालिसिस करें तो कैसे करें, है ना। तो देखो, 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, बहुत नेचुरल है, ये आपको पता होगा, जो चीज मैं बताने वाला हूँ ऑलमोस्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगी। हो सकता है आप स्टार्ट भी कर दिए हो करना, हो सकता है आप बस मन में सोच ही रहे हो कि बस बस सर मैं ऐसा ही करने वाला था, या हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज हो ही ना। तीनों केसेस के स्टूडेंट के लिए मेरा ये आपसे कहना है क्या। एक बात बताओ, मॉक दिया, क्या उसको ऐसे ही जाने दें? ठीक है, उसको उससे कुछ सीखें तो, समझें तो, है ना। मॉक दिया हमने, अब मॉक देने के बाद हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि यार मॉक में कुछ क्वेश्चन गलत हुए, ऑब्वियस हुए होंगे, है ना। जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों हुए, उनकी रीजन मॉक एनालिसिस डायरी में उतार दो, और सबसे पहले दिमाग में छाप दो कि भाई ये गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए हमारी। अच्छा, वो होगी अगले मॉक्स में होगी। वो एकदम से नहीं जाती हैं चीजें। ये बहुत बुरी आदतें कुछ होती है ना, वो एकदम से नहीं जाती हैं, वो धीरे धीरे जाती हैं। जब हम उनके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पढ़ते हैं ना, तभी धीरे धीरे जाती हैं। तो 2 4 मॉक ऐसे करोगे ना, वो अपने आप जो रेगुलर मिस्टेक्स थी वो खत्म हो जाएंगी। फिर कुछ नहीं आएंगी तो हम उनके पीछे पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। बट पीछे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, मॉक में जो क्वेश्चन गलत हुए, वो क्वेश्चन क्यों गलत हुए उनको आप समझो, उनके कारण को समझो, उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करो, उनको करेक्ट करो। नहीं समझ में आया, उनका सॉल्यूशन देखो। नहीं समझ में आया, डाउट ग्रुप्स में पूछो। जनरली हम लोग क्या सुपर ग्रेड्स में बच्चों के लिए डीसीएस ग्रुप, टेलीग्राम पे डीसीएस ग्रुप बना के रखते हैं, बच्चे डाउट पूछते हैं, हम लोग उनका आंसर करते हैं। ये प्रोसेस मतलब डाउट्स पूछो, आपका जो भी है, आप अपने डाउट्स क्लियर करो। इंपॉर्टेंट ये है कि डाउट्स क्लियर होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना उनका क्लियर करो। ठीक है। दूसरा, मॉक में सपोज एलआर सेक्शन से 40 क्वेश्चन थे, आपने मान लो 28 क्वेश्चन किए, उनमें से 5 गलत हो गए, सपोज फॉर एग्जांपल 5 गलत हो गए, और 12 सॉल्व कर नहीं पाए थे। सबसे पहले टारगेट होगा कि 5 आपने जो गलत किए उनको सॉल्व करो, प्रॉपर सॉल्व करो उनको, रीजन फाइंड करो, वो काम हो गया।
दूसरा फेज, अब ऐसे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे तुम मॉक देते टाइम, कौन से? जो 12 क्वेश्चन, 40 में से, एलआर सेक्शन के 40 क्वेश्चन में से आपने 28 सॉल्व किए थे, 5 गलत हो गए थे, 12 सॉल्व कर ही नहीं पाए, टच ही नहीं कर पाए, टाइम या कुछ भी कारण से आप 12 क्वेश्चन टच नहीं कर पाए। अब जो सेकंड राउंड बता रहा हूं, जो 12 क्वेश्चन तुम टच नहीं कर पाए थे मॉक देते टाइम, अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, उनका रीजन पता करो कि हमने क्यों छोड़ दिए थे, उसको भी मॉक एनालिसिस डायरी में लिखो। अब मॉक एनालिसिस डायरी में ये चीज आ जाएगी इस पॉइंट पे कि भाई ये जो 12 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था, इस कारण से, मतलब एक होता है कि हमने टॉपिक पढ़ाया और डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था, इस कारण से हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है। दूसरी बात कि भाई हमें टॉपिक ही नहीं पता ये क्या था, तो जो भी कारण हो यहां लिखो। टॉपिक नहीं पता था तो वापस जाओ किस चीज पे, वापस जाओ इस पे। टॉपिक नहीं पता था तो उसमें आ जाएगा कि ऐसे टॉपिक जो अभी हमें पढ़ना है उसको इसमें कन्वर्ट करो जो हमें टॉपिक आते हैं, पढ़ के कंप्लीट करो, एक आध वीक में, 2 दिन में, 4 दिन में, उसका टारगेट रख के उसको खत्म करो। बात क्लियर है? ठीक है। तो जो 12 क्वेश्चन तुमने नहीं सॉल्व किए थे मॉक टाइम में, उसका कारण नए टॉपिक थे, नए, तो उनको भी आप अपना शेड्यूल कर दो कि भैया ये चीज अपन को आनी चाहिए, क्योंकि अब अगला जो मॉक नेक्स्ट होने वाला है, अगर फिर से इसी टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो हम फिर छोड़ेंगे क्या? नहीं। तो वो आपके मॉक स्कोर बढ़ाने वाला फैक्टर बन जाएगा। बात समझ में आई? पक्का? अब तीसरी चीज ये है कि मॉक टेस्ट में, एलआर सेक्शन में 40 क्वेश्चन थे, 28 आपने सॉल्व किए थे, 12 सॉल्व नहीं कर पाए थे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, 5 गलत हो गए थे। अब जो तुम्हारे सही क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन, उन 23 क्वेश्चन को एक एक करके दोबारा से सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, सर हमारे मॉक टेस्ट में सही हो गए थे, हम दोबारा से क्यों सॉल्व करें? पर्पज है उसका, जो 23 क्वेश्चंस आप सही कर चुके हो मॉक टेस्ट में ऑलरेडी, कई बार ऐसा होता है कि बाय चांस कोई क्वेश्चन सही हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन को आपने बिल्कुल होश हवास में सॉल्व किया और सही भी टिक किया, लेकिन उससे बेटर अप्रोच से भी वो क्वेश्चन सॉल्व करके आप टिक कर सकते हो, तो जब आप दोबारा से उनको सॉल्व करोगे तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा चांस है कि ये नए तरीके मिल जाए आपको। इस कारण से तो मैं फिर बता रहा हूँ क्या चीज मैंने बताई है अभी ओवरऑल, कि मान लो एलआर सेक्शन से आपके 40 क्वेश्चन है किसी मॉक टेस्ट में, किसी एग्जाम में, तो आपने मान लो 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, है ना, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए, बचे हुए 12 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो क्या करोगे? पहले जो रॉन्ग हुए उनको एनालिसिस करोगे ठीक से, फिर जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए उनको एनालिसिस करोगे, एंड देन जो 28 क्वेश्चन में से 5 तो आप कर ही चुके हो, 23 बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इनको दोबारा से सॉल्व करोगे। इतना कर लिए आपको कुछ ना कुछ नई चीज मिल जाएगी, बस ये मॉक एनालिसिस करने का तरीका है, इतना कर लो। इतना अगर आप हर मॉक में करते चले जा रहे हैं तो ईमानदारी से आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो एग्जाम आपके लिए बेहद आसान होगा, और आप उसमें मान लो सिलेक्ट हो चुके हो, अगर इतना आपने काम चालू कर दिया तो। ठीक है। क्यों? पूरी प्रिपरेशन का पहला पार्ट होता है कि टॉपिक पता हो क्या आते हैं, उनको कहाँ से कैसे पढ़ना है, वो आपको आने चाहिए। यहां से स्टार्ट होती है जर्नी, और कहां पर चलती है? मॉक टेस्ट में फाइनली स्कोर आपका बेहतर आना चाहिए, बस। उस स्कोर को बेहतर लाने के लिए हम बार बार, है ना, चीजें करते रहते हैं, मौक देते हैं, गलतियां करते हैं, नई गलतियां करते हैं, फिर उनको सुधार करते हैं, फिर कुछ गलतियां होंगी, फिर उनको सुधार करते हैं। ओवरऑल ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा, और इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। एग्जाम होगा, एग्जाम हकीकत में ऐसा फील होगा कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हो, एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में ये फील करोगे। बीइंग अ स्टूडेंट मैं ऐसा फील करता था, और अच्छी खासी डिसेंट रैंक लेके आया था एग्जाम में अपने आप में। 55th मेरिट लेके आया था मैं, एमसीए मास्टर डिग्री है ये, और उसके एंट्रेंस के लिए 55th मेरिट में खुद लेके आया था। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि हर लेवल का एक एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट मेरे को रहा है, मैंने बहुत सारे फेल्योर भी देखे हैं, बहुत सारे सक्सेस भी देखे हैं, और एज अ फैकल्टी कई सालों से आपके चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे
स्ट्रेटजीज बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूँ, बच्चों से फीडबैक लेके नई चीजें इंप्लीमेंट करके उनके अच्छे रिजल्ट्स देख चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं उन सब का निचोड़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये पूरा का पूरा आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। एंड आने वाले सभी बच्चे जो भी एग्जाम्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी एक बार और मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे इस पे गलती करते रहते हैं। आपकी प्लान ए स्पष्ट होना चाहिए, प्लान बी भी आपका बैकअप में होना चाहिए। ये ठीक वैसे ही होगा। एक जरा सी चीज सोचो, आपने ये सुना भी होगा कि हवाई जहाज बना, एरोप्लेन बना, पर अगर किसी ने नेगेटिव ना सोचा होता तो पैराशूट का आविष्कार ना हुआ होता। नेगेटिव सोचने का ही एक कारण मान सकते हैं ना कि पैराशूट का आविष्कार हुआ है। यही चीज है कि थोड़ा नेगेटिव भी होना हमारे लिए फायदे का सौदा होता है कई बार। क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैंने कई एग्जाम दिए हैं, और कई एग्जामों में इतना टाइम अभी नहीं है बताने का, इतना सुन लो, कई एग्जाम में अलग अलग फैक्टर के कारण से आपका सिलेक्शन हो जाता है, और कई बार कई अलग अलग फैक्टर के कारण से रुक जाता है। इसीलिए हमेशा सिर्फ एक चीज नहीं होनी चाहिए, एक चीज जो आपका 100% है पूरा, लेकिन प्लान बी भी होना चाहिए। ये मेरा एक अभी तक के एक्सपीरियंस को लेके मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी समय और शक्ति बर्बाद ना करे, है ना। चीजें पहले से समझो, दूसरों के अनुभव से सीख के आगे बढ़ना समझदारी का काम होता है ना। सो बीइंग अ बिग बिग ब्रदर, मैं ये सजेशन आप सभी को दे रहा हूँ। ठीक है। आई होप ये पूरा सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। एंड आज मैं यहीं पे अपने सेशन को मैं रोकता हूँ। नया स्टूडेंट कोई भी इस चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड रेगुलर टच में रहना। इस सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल पे लगातार कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, एकेडमिक रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। इसका आप फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय।